ठंड में रजाई बेचने वाली गरीब सास बहू। रजाई ले लो, रजाई सस्ती सस्ती रजाई, बहन जी हो बहन जी रजाई खरीद लो, सुबह से बैठी हुई हूँ, अभी तक एक रजाई भी नहीं बिकी, बोनी करवा दो, बहुत ही बढ़िया गरम मखमली रजाई है। कंचन के बार बार गुजारिश करने पर वह अमीर औरत एक नजर रजाई को देखती और खरीदने से इनकार कर देती है। अरे ये तुम दोनों गरीब सास बहू किसी और को चूना लगाना, ये रास्ते का माल सस्ते में हमें मत चिपकाओ। वैसे भी हम अमीर लोगों के इतने बुरे दिन नहीं आए जो तुम जैसी भिखारिन भेष वाली सास बहू से रजाई खरीदेंगे। उस अमीर औरत का कसा गया ताना दोनों गरीब लाचार सास बहू के दिल में तीर की तरह चुभता है। दोनों की आंखों से आंसू छलक आते हैं। इस दुनिया में गरीब का कमाना खाना इतना कठिन क्यों है बहू? जाने दीजिए ना सासू माँ, इस बाजार में सबकी नजर में हम सास बहू वैसे भी खटकती हैं। भगवान की दया से एक आधी रजाई भी बिक जाए ताकि घर का चूल्हा जल जाए। कड़कड़ाती ठंड भरे माहौल में कंचन कस्तूरी बाजार में जमीन पर बोरी बिछाकर कुछ रजाइयों को सजा कर बैठी है। उनकी आंखों में एक उम्मीद लगी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बड़े बड़े दुकान वाले लोग ठाट बाट से अपने दुकान में हीटर चलाकर बैठे हैं। कुछ दुकानदार अंगीठी सुलगाकर हाथ सेक रहे हैं। उनके बीच में गरीब सास बहू की बात चल रही है। आखिर क्यों इतनी भयंकर सर्दी में दोनों सास बहू बाजार में रजाई बेच रही हैं? ऐसी क्या परिस्थिति है दोनों की जो मजबूरी दोनों गरीब सास बहू को सरे बाजार में कमाने के लिए खींच ले आई? तो चलिए देखते हैं। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, कंचन को कह देना। राकेश ठहर जा थोड़ी देर, 2 रोटी तो खा कर जा, ठंड का मौसम है, फिर अभी गए सांझ को लौटेगा। राकेश की आंखों में भूख तो साफ झलक रही है, मगर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी में वो बेचारा थर थर कांपते हुए काम पर निकल जाता है। अम्मा, बड़ी मुश्किल से 3 दिन के बाद दिहाड़ी की बारी आई है। सर्दी के चलते बड़ी मुश्किल से काम धंधा मिल रहा है। जाने दो, जो ही सो है, राशन पानी का खर्चा निकल जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जिस पर परिवार चलाने का भार होता है वो अपनी भूख मार कर परिवार के खातिर कमाता है। राकेश की हालत भी ऐसी ही थी। परिवार को लेकर वह किराए के मकान में रहता है, जिसमें उसकी बुजुर्ग माँ, पत्नी, 2 बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे, सब जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। राकेश इकलौता कमाने वाला था। खास पढ़ा लिखा ना होने के चलते वह इतने कड़ाके की ठंड के मौसम में भी परिवार की खातिर गीली रेत उठाने का काम करता था। इस साल की सर्दी ने तो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाय हाय, कितनी तगड़ी ठंड पड़ रही है, हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। इतनी ठंड में तो एक गरम सी रजाई में सोने को मिल जाता। तभी खुद आग सेकता हुआ मालिक खिसिया कर गाली गलौज पर उतारू हो जाता है। अबे ओए गरीब की औलाद, ऐसे कछुए की तरह ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाएगा तो पगार काट लूंगा। नहीं मालिक, मेहरबानी करके मेरी पगार मत काटना। अरे बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। पारिवारिक चिंताओं में उलझा हुआ राकेश रेत उठाने लगता है। दूसरी तरफ ठंड के मौसम में ठिठुरते हुए उसके दोनों बच्चे राजू सोनम बुखार में तपते हुए घर आते हैं। सोनम, राजू, बच्चों तुम दोनों को खांसी जुकाम कैसे हो गया? तबीयत तो ठीक है? कंचन जैसे ही बच्चों का माथा छूती है तो दोनों तेज बुखार में तप रहे थे। हे भगवान, तुम दोनों को बहुत तेज बुखार है। अरे बहू, जल्दी से दोनों बच्चों को रजाई ओढ़ा। देख, ठंड के मारे दोनों के दांत बच रहे हैं। कहीं दांत बैठ गया तो लेनी की देनी हो जाएगी। मैं लहसुन तेल गरम करती हूँ। कंचन घबराए दिल से दोनों को रजाई उड़ा देती है। रजाई काफी साल पुरानी होने के चलते पतली चादर हो गई थी और कई हिस्सों में सिली हुई थी। माँ, अभी भी ठंड लग रही है, कोई गर्म चादर उड़ा दो ना। क्या उड़ाओ मेरे लाल, अब तो घर में कोई कंबल चादर नहीं है। बाजी, आप बच्चों का ख्याल रखो, मैं पड़ोसन से कंबल या रजाई मांग कर लाती हूँ। आंसुओं के साथ मदद की आस लिए कंचन परेशान ऋतु के पास आती है। अरे बाबा, कौन है ठंड में परेशान करने आ जाते हैं, कितना बढ़िया हीटर में बैठी थी। कंचन, तुम यहाँ? ऋतु, कुछ देर के लिए मुझे अपनी रजाई दे दो, मेरे बच्चों को ठंड लग गई है, उनकी कपकपी नहीं रुक रही है, एहसान मानूंगी तुम्हारा। माफ करना कंचन, मगर मेरे पति स्पेशली वो रजाई शिमला से खरीद कर लाए हैं, बहुत महंगी है, वो गुस्सा करेंगे। और वैसे भी इंसान की जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए।
ऐसा बोलकर ऋतु उस बेबस बहू के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अब मैं क्या करूं, ए ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ, जंगल से लकड़ी चुनकर लाती हूँ। कंचन नंगे पैर जंगल आ जाती है। चारों तरफ कुहासा छाया था, सर्दी भरी हवाएं रोम रोम कपा रही थी। हे भगवान, ये सारी लकड़ी तो उससे भीगी हुई आग नहीं पकड़ेगी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों पर तरस खा। कंचन जंगल से लौटने लगती है, जहां उसे रोड किनारे एक रजाई वाला रुई धुनकते दिखता है, जो खराब रुइयों को साइड में रख रहा था। काका, आप इन रुई को अलग क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपके काम की नहीं है? अरे नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं। अगर तुम्हें चाहिए हो तो ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया काका। कंचन उन रुई को घर ले आती है। अरे कंचन बहू, कहाँ रह गई थी तुम, और ये खराब रुई किस लिए लाई हो? माँ जी, ये रुई खराब नहीं, बस थोड़े हल्के फाहे की है। मैं इसकी रजाई बनाऊंगी मेरे बच्चों के खातिर। कहते हैं ना कि गरीब के लिए हर चीज की कीमत और कदर होती है। गरीब बहू उन बेकार रुई का इस्तेमाल करके पुरानी साड़ी और रुई से बड़ी सी रजाई बना लेती है। अरे माँ, कंचन ये रजाई कितने की खरीदी? कस्तूरी ने बड़े गर्व से एक टक अपनी गरीब बहू को देखकर कहा, ये रजाई खरीदी नहीं, बल्कि हम दोनों सास बहू ने घर में बनाई है। क्या सच में? माँ, बड़ी नरम, मुलायम और हल्की रजाई है, और गर्माहट भी गजब का कर रही है। मेरे तो हाथ पैर बर्फ जितने ठंडे हो रहे थे, कितनी जल्दी गर्म हो गए। आप दोनों रजाई का व्यापार शुरू कर लो। हंसते मुस्कुराते हुए सब लोग खाते हैं और सो जाते हैं, मगर असली इम्तिहान तो दोनों सास बहू के जीवन में अब शुरू होनी थी। रोजाना की तरह राकेश काम करके घर लौटता है, तभी गाड़ी उसे रोड पर टक्कर मार देती है, जिससे राकेश कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर आ जाता है। ऐसे में घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, ऊपर से मकान मालिक किराया मांगने आता है। अरे देखो भैया, तुम दोनों सास बहू कब तक मेरे कमरे का किराया भरोगी? बता दो, नहीं तो मैं मेरा कमरा किसी दूसरे किराएदार को चढ़ाऊंगा। आखिरी 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 1 महीने बाद भी किराया नहीं दिया ना, तो सबके सामने तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा। हाँ? मकान मालिक धमका कर चला जाता है। माँ जी, अब घर में बैठने से नहीं चलने वाला, कुछ करना होगा। मगर बहू, हम क्या करेंगी, हमारे पास कोई गुण भी तो नहीं। माँ जी, भगवान ने हम दोनों सास बहू को इतनी बड़ी कारीगरी से नवाजा है, क्यों ना हम ठंड में सस्ती रजाई बनाकर बेचे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, मगर पैसे कहाँ से आएंगे बहू? हमारे पास तो खाने को भी 1 रुपए नहीं। कंचन बिना कुछ सोचे समझे अपने कान के झुमके गिरवी रख के पैसे ले आती है, और दोनों जाड़े के महीने में रात भर जाग कर रजाई बनाती हैं और बाजार में बेचने आती हैं। रजाई ले लो, रजाई सास बहू की सस्ती रेट वाली रजाई ले लो बहन जी। लो बम्पर सेल वाली बढ़िया रजाई, 500 रुपए का जोड़ा। जैसे ही लोग रजाई का रेट सुनते हैं तो खरीदने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। रजाई तो छूकर देखने से बढ़िया क्वालिटी की लग रही है। चंपा, मैं तो कहती हूँ तू भी खरीद ले और समझदारी का काम दिखा। इन ठग दुकानदारों के यहाँ से 1000-1500 की रजाई से तो बढ़िया है ये 500 के 2 रजाई। हाँ बहन, तो ठीक कह रही है। अम्मा जी, मेरे लिए भी 2 मोटी और मखमली वाली रजाई दे दो। अभी देती हूँ। कुछ देर में दोनों सास बहू की रजाइयाँ बिक जाती हैं, जिससे दुकानों में बैठ दुकानदार जल भुन कर खाक हो जाते हैं। अरे भाई, हम यहाँ दुकान का किराया भर रहे हैं, और ये दोनों गरीब सास बहू हमारे दुकानों के आगे थोक रेट में रजाइयाँ बेचकर हमारा धंधा चौपट कर रही हैं। अरे कोई नहीं, कल इनको दुकान लगाने तो अच्छा मजा चखाऊंगा। भगवान की दया से आज हमारी सारी रजाई बिक गई। बहू, मेहनत सफल हो गई। हाँ माँ जी, कल और बढ़कर रजाई बनाएंगे। दोनों सास बहू अगले दिन दोबारा से रजाई बनाकर सर पर गठरी में लेकर बाजार आती हैं, तभी दुकानदार उन्हें भगा देता है। चलो चलो भागो यहाँ से, ये हमारी दुकान के आगे की जमीन है, यहाँ रजाई नहीं बेच सकती हो तुम। अरे बेटा, हम दोनों सास बहू थोड़ी सी जगह में तो बैठकर रजाई बेच रही हैं, बेच लेने दो। ओ अम्मा जी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? चलो चलो आगे बढ़ो। आंखों में आंसू लेकर दोनों गरीब सास बहू ठंड में ठिठुरते हुए रजाई की गठरी लेकर आगे बढ़ती हैं और बेचने लगती हैं, लेकिन आज उनकी रजाइयां काफी देर तक नहीं बिकती। इसी तरह से 2-4 दिन तक सिलसिला जारी रहता है, लेकिन दोनों सास बहू हिम्मत नहीं हारती। धीरे धीरे दोनों के सब्र का फल उनको मिलता है और दोनों को रजाई बाजार में आने वाले मध्यम वर्गीय महिलाएं सबसे ज्यादा खरीदती हैं और धीरे धीरे दोनों सास बहू सफलता की ओर बढ़ती हैं। फोन की घंटी काफी देर से बज रही थी। कुछ ही देर में ठंड से हाथ मसलती हुई विमला वहाँ आती है। ये बहू बिना कान में रुई ठूस कर बैठ जाती है। अरे आ रही हूँ, कितना बज रहा है ये फोन भी। हेलो, अरे समधन जी, सावधान हो जा सुनिधि, ये माँ ने क्यों फोन घुमाया है यहाँ? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी ही तो बेटी है। 1 मिनट। हाँ बहू, तेरी माँ तुझे मायके बुला रही है, ले बात कर। मैं मायके नहीं जाऊंगी, आप फोन रख दो। अरे अरे बहू, अरे सुन तो सही, मना क्यों कर रही है बहू?
विमला अपनी बहू को आवाज देती रही, लेकिन सुनिधि उल्टे पांव रसोई लौट जाती है। आखिर क्यों उसे मायके नहीं जाना था? आमतौर पर मायके का नाम सुनकर तो लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं, लेकिन ऐसी क्या बात थी जो सुनिधि अपने मायके नहीं जाना चाहती थी? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म गाजर का हलवा। अरे वाह बहू, इस जमा देने वाली ठंड में गाजर के हलवे के साथ तो जबरदस्त होता है। और ये क्या तूने बस एक शॉल ओढ़ रखी है? जाकर स्वेटर पहन। माँ जी मैं रसोई में थी, अब खाना बनाते हुए कहाँ ठंड लगती है। दोनों सास बहू की बातों के बीच फोन की घंटी बजती है और फोन पर अपनी छोटी बहन की आवाज सुनकर सुनिधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। छोटी कैसी है तू? मैं तुम सबको बहुत याद करती हूँ। माँ कैसी है? सब ठीक है, और अभी तो दोनों भाभियां भी घर आई हुई हैं। अगले हफ्ते सूरज का जन्मदिन भी है, तो तुम घर आ जाओ ना। एक मिनट माँ जी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जब से शादी हुई है मेरी तबीयत के चलते तू मायके कहाँ जा पाई है। मैं ऋषभ को कहूंगी तुझे कल छोड़कर आएगा तेरे मायके। विमला की रजामंदी मिलते ही सुनिधि मायके जाने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन जब वो अपने पति के साथ मायके पहुंचती है तो उसका बहुत आदर सत्कार होता है। कुछ ही देर में जब ऋषभ वहां से चला जाता है तो सुनिधि की छोटी बहन उसे खींचकर रसोई में ले जाती है, जहां अपनी माँ को ठंड में बर्तन धोते देख सुनिधि कहती है, माँ आप इतनी ठंड में क्या पानी के में काम में लगी हुई हो? छोड़ो। हाय मेरी लाडली, एक तू ही तो है जो मेरा दुख समझती है। अब देखना इतना बड़ा परिवार है, लेकिन काम तेरी माँ को ही करना पड़ता है। मेरे तो हाथ ही सुन्न पड़ गए। आप हटो, मैं कर देती हूँ बर्तन। दीदी वो बहुत दिनों से घर में सभी का गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है। मैंने गाजर मंगवा ली है, तो आप उसे घिस दोगी? वो मैं ही कर लेती, लेकिन कल ही मैंने मैनिक्योर करवाया है। तो हाँ हाँ महारानी, कर दूंगी मैं। सुनिधि के ससुराल के मुकाबले उसका मायका बहुत बड़ा था, जिसके कारण अपने ससुराल से ज्यादा काम उसे मायके में करना पड़ता था। सुनिधि को मायके आए हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि इतनी ठंड में उसे ढेर सारे बर्तन धोने पड़े और उसके बाद 5 किलो गाजर भी घिसनी पड़ी। गाजर घिसते हुए उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। ठंड के मारे हाथ वैसे ही सुन्न पड़े हैं, ऊपर से ये चोट। अरे ननद रानी, गाजर घिसी की नहीं, वहाँ बच्चे हलवा खाने की जिद किए बैठे हैं। वो मेरे हाथ में चोट लग गई है तो। ओफो, थोड़ी बहुत चोट से ही तुम घबरा जाती हो। मैं बैंडेज लेकर आती हूँ, रुको। बैंडेज लगाकर भी सुनिधि को ठंड में अपने मायके के सारे काम करने पड़ते हैं। अब सुनिधि को मायके में आए 1 हफ्ता बीत गया था और अब सुनिधि जल्द से जल्द ससुराल लौटना चाहती थी। थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता बेटी। कैसे रुक जाऊं माँ? माँ जी भी तो अकेली है, और फिर ठंड के समय में मेरे अलावा उनका ध्यान कौन रखेगा? मैं चलती हूँ। हाँ। सुनिधि फटाफट ऑटो लेकर अपने ससुराल लौट आती है। विमला उसके सूजे हाथ पैर देखकर कहती है, हाय दैया, ये तेरे हाथ पैरों को क्या हो गया बहू? अगर इन्हें मायके में काम करने के बारे में बताया तो क्या सोचेंगी? वो माँ जी, सर्दियों में ना मेरे हाथ पैर अपने आप ही सूज जाते हैं। ये तो ठीक बात नहीं। ला मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ, थोड़ी सूजन तो कम होगी। माँ जी कितनी अच्छी हैं, मेरी इतनी परवाह तो मेरे मायके वालों को भी नहीं है। सुनिधि पहली लड़की होगी जिसे अपने मायके से ज्यादा सुकून अपने ससुराल में था। समय बीतता है और एक बार फिर किसी काम से सुनिधि को न चाहते हुए भी अपने मायके जाकर नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है। और अब ठीक 1 महीने बाद जब फिर से उसके मायके से फोन आता है तो रसोई में चली जाती है। तभी उसकी सास वहां आकर कहती है, बहू अरे फोन पर बात तो कर लेती अपनी माँ से। माँ जी मैं मायके नहीं जाऊंगी, बस कह दिया मैंने। अजीब बात करती है बहू तू भी। खैर मुझे क्या है, मैं तो तेरी माँ की बातें ही बता रही थी तुझे। विमला बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है तो सुनिधि राहत की सांस लेकर अपना काम करने लगती है। ठीक 2 दिन बाद जब सुनिधि नाश्ता परोस रही होती है तभी ऋषभ उससे कहता है, अरे सुनिधि, तुम सासू माँ का कॉल नहीं उठा रही? कल उन्होंने मेरे पास फोन किया था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम के चलते मुझे फोन का ध्यान नहीं रहता ना, तो पता नहीं चला मुझे। तुम्हारी भाभी कह रही थी कि रूपा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम एक बार अपने मायके चली जाओ। ना ना ना, मैं मायके नहीं जाऊंगी। अरे बहू ये क्या बार बार मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी कि माला जब रखी है तूने? भला अपने मायके वालों के लिए कोई ऐसा कहता है क्या? अरे नहीं तो क्या, इतने प्यार से सभी तुम्हें बुला रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। ये तो ठीक नहीं है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस सर्दी के मौसम में मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं मायके नहीं जाऊंगी। इतना कहकर सुनिधि अपने कमरे में चली जाती है। उनकी सास और पति उसके इस बर्ताव को समझ नहीं पाते। अगले दिन धूप न निकलने की वजह से बहुत ठंड होती है। तभी सुनिधि की माँ कंचन घर आती है। माँ आप यहाँ कैसे? बहू ये कैसा सवाल हुआ? आइए समधन जी, आज तो बड़ी ठंड है,
आप यहाँ हीटर के पास बैठिए। वो मैं बड़े वाले मार्केट आई थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं, साथ ही इसे भी देख लूंगी। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। अरे तेरी माँ आई है तो यहाँ बैठ, चाय मिलाती हूँ। देख ले माँ की ममता ऐसी होती है, इतनी ठंड में भी और तुझसे मिलने यहाँ तक चली आई। पर एक तू है बार बार ये कहती रहती है मायके नहीं जाऊंगी। अब बैठ अपनी माँ के पास। विमला रसोई में जाती है। कुछ देर बाद जब वो चाय लेकर लौटती है तो देखती है कि सुनिधि अपनी माँ के साथ मायके जाने के लिए तैयार बैग लेकर खड़ी है और कुछ ही देर में सुनिधि अपनी माँ कंचन के साथ मायके चली जाती है। मायके पहुंचकर सुनिधि को मुश्किल से 1-2 दिन का आराम मिलता है और उसके बाद उसे घर के काम में लगना पड़ता है। कभी उसके लिए अच्छा खाना बनाना तो कभी ठंड में कपड़े और बर्तन धोना। एक बार आधे महीने से ज्यादा समय बीत जाता है और सुनिधि वापस नहीं आती। माँ, आपकी सुनिधि से कोई बात हुई क्या? कब आ रही है वो? नहीं बेटा, बहू तो मेरी समझ से बाहर है। पहले तो मैं मायके नहीं जाऊंगी कह रही थी, अब चली गई है तो लौटने का नाम नहीं ले रही। हाँ तो हम चलते हैं ना उसे लाने, इसी बहाने उसके परिवार से मिलना भी हो जाएगा और हमें वहां देखकर वो खुश भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलते हैं कल। अगले दिन माँ बेटे दोनों सुनिधि के मायके पहुंचते हैं। उन्हें अचानक वहां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसी समय सुनिधि गीले पैरों में कपड़ों से भरी बाल्टी लिए सीढ़ियों पर जा रही होती है, तभी चक्कर खाकर गिर पड़ती है। बहू! ऋषभ सुनिधि को उठाकर तुरंत कमरे में ले जाता है और कुछ ही देर में डॉक्टर आता है तो सुनिधि का चेकअप करके कहता है, देखिए, ठंड में ज्यादा समय तक काम करने की वजह से इन्हें तेज बुखार और वीकनेस हो गई है। साथ ही इनके हाथ पैरों में भी सूजन आ गई है। तो अब आप इनका ध्यान रखिएगा, बाकी ये दवाइयां भी समय पर दे दीजिएगा। माफ कर दे बहू, मैं देर से समझी कि तू मायके क्यों नहीं आना चाहती थी। सासू माँ, भला कोई अपनी बेटी का ये हाल कैसे कर सकता है? बुखार में ठंड में वो इतना काम कर रही है और आप लोगों को फिक्र ही नहीं। दामाद जी, मेरी गलती है, मैंने अपनी ही बेटी पर ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। बहू घर चलो, तुम्हें यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि आप मेरे मायके के बारे में बुरा सोचती, इसीलिए। सुनिधि के मायके वाले उससे और उसके ससुराल वालों से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं फिर सुनिधि के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, जिसके बाद सुनिधि का मैं मायके नहीं जाऊंगी वाला डर भी हमेशा के लिए चला जाता है।